नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम मुखातिब हो गए श्रवण जी के साथ और जानेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी का क्या होगा। राहुल गांधी जिस राजनीति को उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले से शुरू की थी और जिसको एक दिशा में ले जाने में वो काफी हद तक कामयाब हुए थे, और एक तरीके से माने कि जो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमटी थी, उसका एक बड़ा कारण राहुल गांधी की आक्रामकता और उनकी नई राजनीति को है। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद से ऐसा लगता है जैसे कि उनको और उनकी राजनीति को थोड़ा सा धक्का लगा है। ऐसे में महाराष्ट्र पर बहुत कुछ निर्भर करता है, कांग्रेस की राजनीति को, राहुल गांधी की राजनीति को, इंडिया गठबंधन की राजनीति को, कि वो किस दिशा में यहां से आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद किया है, और जिस तरीके से झारखंड में भी वो एक बांग्लादेशी घुसपैठी के सवाल खड़ा करके हिंदू मुसलमान के सवाल को बड़ी मजबूती के साथ रखना चाह रहे हैं, वैसे में कई सवाल खड़े होंगे इन नतीजों के बाद, नतीजे आने के बाद, और वो बहुत कुछ तय करेंगे देश की दिशा को। राहुल गांधी का अपना कास्ट सेंसस कितना कारगर होता है, कितना कारगर नहीं होता है। महाराष्ट्र की जीत हार से तय होगा कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को किस हद तक अपना नेता मानने के लिए तैयार है, और साथ ही साथ राहुल गांधी जिस सपोर्ट बेस की तलाश कर रहे हैं, जो 80% पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात वो लगातार कर रहे हैं, वो कितना उनके साथ जुड़ा है, ये भी हरियाणा के चुनाव से, या माफ करिएगा महाराष्ट्र के चुनाव से, उस पर भी एक तरीके से मुहर लगेगी। तो जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस विशेष कार्यक्रम में। क्या लगता है सर? देखिए, एक तो आप बने रहिएगा, अपनी सूरत दिखाते रहिए। दूसरा ये राहुल गांधी अब क्या करने वाले हैं, इस बारे में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है ये जो पूरा का पूरा मामला है, क्योंकि राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर या नेशनल लीडर के तौर पर या नेशनल पार्टी के तौर पर केवल कांग्रेस है इस समय मैदान में। अखिल भारतीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक में केवल कांग्रेस है और कोई नहीं है। तो उस स्थिति में भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती भी कांग्रेस है, और मोदी जी के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी है, और संघ के सामने भी चुनौती राहुल गांधी। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी अब फ्री हो जाएंगे। 20 तारीख को मतदान है महाराष्ट्र में, उसके 2-3 दिन पहले प्रचार खत्म हो जाएगा। 2 दिन पहले क्या करने वाले हैं राहुल गांधी? 23 तारीख के बाद राहुल गांधी का एजेंडा क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 23 को जब रिजल्ट आ जाएंगे, पूरी की पूरी नजरें अब इस चीज पर है, तो पूरी कांग्रेस की राजनीति जो आगे की है और इंडिया ब्लॉक की पूरी राजनीति जो है वो अब तय होगी 23 तारीख के बाद, क्योंकि महाराष्ट्र का जो चुनाव है बहुत ही क्रूशियल हो गया है। मैं झारखंड के चुनाव को उतना क्रूशियल नहीं मान रहा हूँ, हालांकि मानता हूँ, पर जी, इन दो चुनाव में जिस एक चुनाव को जीतना कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए जरूरी है, वो महाराष्ट्र का है, झारखंड का नहीं है। महाराष्ट्र हार जाए और झारखंड जीत जाए तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में स्टेक्स बहुत बड़े हैं। इंडिया ब्लॉक के जितने महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें 2 जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। उत्तर प्रदेश का हमने देखा कि जो विधानसभा के उपचुनाव हैं उसमें अखिलेश के साथ बनी नहीं, तो कांग्रेस वहां से बाहर है। अब संसद का जो शीतकालीन सत्र है आशुतोष जी, 23 को रिजल्ट आएंगे और 25 को शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है, 25 नवंबर से, और जो कि 20 दिसंबर तक चलेगा।
और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिस संविधान लाल किताब, अब संविधान ने लाल किताब जो मतलब लाल किताब पहले माओ की लाल किताब मानी जाती है, संविधान लाल किताब हो गया, जो बीजेपी ने उसको लाल किताब बना दिया, अर्बन नक्सल और लाल किताब। तो 26 नवंबर को संविधान की स्थापना के 75 साल पूरे हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर एक बड़ा आयोजन संसद में कर रही है, जॉइंट सेशन में उसकी स्थापना के। तो ये जो संविधान का पूरा इशू है वो भी हाईजेक करने वाली है बीजेपी 26 नवंबर को। और रिजल्ट अगर विपक्ष के या महाविकास अघाड़ी के पक्ष के फेवर में आ जाता है तो हम मान सकते हैं कि ये संसद के सत्र की जो चमक है वो अलग किस्म की होगी। अगर नहीं आता है तो बहुत अलग किस्म की होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सवाल आपने किया कि राहुल गांधी अब क्या करेंगे, उसका बहुत सारा जो संदेश है वो 23 नवंबर को प्रकट होगा जी। इस संसद के जो सत्र की एक जो खास खूबी होगी, जो स्टार अट्रैक्शन होगा, वो ये होगा कि लोकसभा की मतलब विधानसभा के 48 उपचुनाव तो हो रहे हैं, उसमें संसद के लिए लोकसभा के लिए केवल 2 हो रहे हैं। उसमें एक नांदेड़ का है और एक वायनाड का है। तो प्रियंका गांधी की जीत वहां से होने वाली है और वो पहली बार संसद के सत्र में, मतलब जो 25 नवंबर को जो सत्र प्रारंभ होगा उसमें दिखेंगी, दिखना चाहिए, मतलब मैं जो मान रहा हूँ वो एक बड़ा, जिसको कहना चाहिए ना कि स्टार अट्रैक्शन, जिसको कहना चाहिए मीडिया के लिए, देश के लिए, कि एक जैसे इंदिरा गांधी के प्रवेश के रूप में प्रियंका गांधी को देखा जाए संसद में, वो एक बड़ा घटनाक्रम होगा। और उसमें अगर ये जीत कर आ जाते हैं महाराष्ट्र में, जो मुझे लगता है कि काफी संभावनाएं दिखती हैं हर तरफ से, अगर विदर्भ में इन्होंने जोर लगा दिया कांग्रेस ने, जो इनका गढ़ है और बहुत महत्वपूर्ण गढ़ है, तो कांग्रेस महाविकास अघाड़ी जीत जाएगी। खैर, हमारा विषय राहुल गांधी है। अब हरियाणा की हार से झुलसी हुई जो कांग्रेस है, वो अगर झारखंड में और महाराष्ट्र में परफॉर्मेंस पर राहुल गांधी का आगे का पूरा कार्यक्रम निर्भर करेगा। राहुल गांधी की पूरी यात्रा जो है, मैं ऐसा मानता हूं कि संसद में मुंह दिखाई के लिए विपक्ष का जीतना भी जरूरी मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत डिमोरलाइज हो गया है। हरियाणा की हार के बाद भी ये संसद का पहला सत्र है और संघ ने और बीजेपी ने महाराष्ट्र में और झारखंड में बहुत ताकत लगाई है, पूरी ताकत झोंक रखी है। झारखंड में तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह महीनों से लगे हुए हैं, महीनों से। हेमंता को जीतना इसलिए जरूरी है, मतलब झारखंड को जीतना इसलिए जरूरी है कि उन्होंने वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल को उठाया है और वो बेटी ले जाते हैं छीन कर और तमाम चीजें उन्होंने की हुई हैं। और इसीलिए आपने देखा कि एक अलग राज्य की स्थापना की मांग का प्रस्ताव जो वहाँ के जो सांसद हैं दुबे जो है, उन्होंने रखा था, गोड्डा के। असम में चुनाव 27 में है, 2027 में, और ये जो पूरा का पूरा इशू हिमंता खड़ा कर रहे हैं वही असम का भी इशू है पूरा का। तो इसलिए आप ये मान के चल सकते हैं कि ये ड्रेस रिहर्सल है हिमंता विश्वास की झारखंड में। तो बहुत बड़ा दाव वहाँ झारखंड में भी है। आपने देखा ना कि झारखंड में
उनके जो प्रपोजर थे हेमंत सोरेन के, वही शामिल हो गए बीजेपी में जाकर। बहुत बड़ी घटना है वो, और एक बड़ा इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, कन्हन का जो इलाका है उसको। क्या तो एक तो मुद्दा ये है कि इसमें राहुल के लिए क्या जरूरी है। दूसरा, राहुल के लिए क्यों जरूरी है, वो ये कि इंडिया ब्लॉक तभी जीवित रहेगा जब महाराष्ट्र जीतेंगे। क्योंकि इंडिया ब्लॉक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें शरद पवार और उद्धव जो खास हैं, ये बड़ा डिसाइसिव रहेगा कि महाराष्ट्र में एमपी अगर आ जाए। अभी तक इंटैक्ट रही है एमपी, इसमें कोई शक नहीं, इसको तोड़ने की पूरी कोशिश है और नाकाम हो गई। तो महाराष्ट्र में अब 7-8 दिन बचे हैं पूरे के पूरे। पूरा आप अगर महाराष्ट्र की खबरों को देखें, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज वहां चल रही है। जैसे इन्होंने कल घोषणा पत्र जारी किया, हमारे बीजेपी के मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया है अमित शाह जी ने। तो इंडिया ब्लॉक को सक्रिय रखना, आगे चलाना, उसके लिए बहुत जरूरी है। और कौन सा घटक किस समय छिटक जाएगा महाराष्ट्र में नतीजों के बाद, वो बहुत अनसर्टेन हो जाएगा। क्योंकि कई चीजें महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है बहुत ही अनसर्टेन रहती है इस मामले में, कि कोई भी कभी किसी के साथ जा सकता है। अब जो एक मुद्दा है कि पिछले 2 सालों में, मतलब सितंबर 2022 में जब से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की, पहली भारत जोड़ो यात्रा, और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, उसका 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 जो नतीजा निकला है वो दो नतीजे निकले हैं। एक नतीजा तो ये निकला है कि जनता ने काफी ताकतवर महसूस किया अपने आप को, और दूसरा विपक्ष ने अपने आप को काफी ताकतवर महसूस किया। पर तीसरा जो फैक्टर है कि कांग्रेस कहीं से मजबूत नहीं हुई उस उस राहुल गांधी के पूरे दोनों यात्राओं से। मतलब कांग्रेस वहीं खड़ी है जहां वो पहले खड़ी थी। विपक्ष जरूर मजबूत हुआ, एक भी हुआ, और जनता के डर, मन से डर भी निकला। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी 23 नवंबर के बाद ऐसा क्या चमत्कार करने वाले हैं जिसकी ओर नागरिकों को उनकी तरफ देखना चाहिए अब, या ये कहें कि नतीजों के बाद क्या, 23 तारीख के बाद क्या करेंगे वो। जीत जाए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी तो क्या करेंगे, और नहीं जीते तो क्या करेंगे, ये बड़ा था। पर इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कांग्रेस है। जीत जाए तो भी कांग्रेस वहीं खड़ी है। मतलब कांग्रेस का परफॉर्मेंस अगर बेहतर होता है, लोकसभा के जो नतीजे निकले थे अभी, उसमें जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा वो तो बहुत अच्छा रहा। उस परफॉर्मेंस को अगर महाराष्ट्र में रिपीट कर दिया असेंबली में, तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी। तो राहुल अब अपनी जो ताकत है, क्योंकि एक डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप हो गया कांग्रेस। एक उदाहरण अगर मैं दूं, मध्य प्रदेश में जहां सबसे फ्लॉप साबित हुई कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा में, वहां की कार्यकारिणी को लेकर जो बनाई, वहां की कार्यकारिणी प्रदेश की, उसको लेकर आपस में तलवारें चल गई। मतलब हारे हुए योद्धा भी सिंहासन मांगते हैं, ऐसा है कांग्रेस में। तो राहुल के लिए चुनौती है कि जो कांग्रेस की स्टेट्स हैं और जहां उसके स्टेक्स हैं, और जहां बीजेपी से उसका सीधा कॉन्फ्रंटेशन है, अब वो उसको मजबूत करने में अपनी ताकत लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। जो कि अब उनके पास कोई काम नहीं बचा है। काम इसलिए नहीं बचा है कि इन चुनावों के बाद फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। मोटे तौर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का है, पर राहुल का रोल नहीं है।
उसके बाद साल के आखिर में बिहार में है, तो उसमें भी कांग्रेस एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। मुख्य रोल भूमिका जो है उसकी है, तेजस्वी की भूमिका है, और वहाँ जो महागठबंधन के दूसरे अलाइज हैं उनकी भूमिका है। जी। महाराष्ट्र में एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, उद्धव की शिवसेना, या झारखंड मुक्ति मोर्चा, या समाजवादी पार्टी, उनके सामने वो संकट नहीं है जो कांग्रेस के सामने, क्योंकि ये रीजनल पार्टीज हैं और इन्होंने, इनके एस्पिरेशंस भी नेशनल नहीं है जो आमतौर से होते हैं। मतलब नेशनल सिर्फ इस तरह के हैं कि अगर सरकार बने कभी आगे चलकर विपक्ष की, तो उसमें इनको अपना वो चाहिए हिस्सा। उससे ज्यादा अगर हार भी होती है महाराष्ट्र में, मान लीजिए एमपी की, तो शिवसेना की सेहत पर कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे को भवन में चले जाए, ऐसा नहीं होगा, या उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वैसे ही हेमंत सोरेन की भी नहीं होगी। रीजनल नेताओं की पॉलिटिक्स खत्म नहीं होती, रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टीज की होती है। तो उसमें कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती, जैसा मैंने आपको कहा कि अगले साल केवल एक ही दिल्ली का, फिर एक बिहार का है। वो 2026 में फिर असम में, बंगाल में, तमिलनाडु, केरल में है, और 2027 में यूपी में है। तो 2026 में भी असम में है, मतलब दिल्ली से दूर है कांग्रेस के लिए वहाँ, और कॉन्फ्रंटेशन इनका उनसे है, अपने हिमंता से। महत्वपूर्ण राज्य केवल 2026 में केरल रहेगा, जहाँ कांग्रेस सरकार बना सकती है, और प्रियंका का वहाँ होना और केसी वेणुगोपाल का वहाँ होना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो खैर वो 26 की बात है, और 27 में यूपी है। खैर, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की भूमिका को लेकर जो एक अनिश्चितता बनी रहती है, उसके बीच जो तय नजर आता है वो ये नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी, हम अभी बात क्या कर रहे हैं 23 तारीख के बाद, कांग्रेस का क्या होगा या राहुल गांधी का। एक जो चीज तय नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त तरीके से संगठनात्मक परिवर्तन होंगे इन विधानसभा चुनाव के बाद। और अगर तो ये जीत जाते हैं यहाँ पर झारखंड में और महाराष्ट्र में, तो संघ टेक ओवर कर लेगा पूरे के पूरे बीजेपी को, और आप पाएंगे कि बीजेपी के अध्यक्ष पद पर संघ का आदमी बैठ जाएगा, और पूरा का पूरा सेटअप। अब अपन इन चीजों को इसलिए बात कर रहे हैं कि इसके पैरेलल हम कांग्रेस को देख रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ नहीं हो रहा है और बीजेपी में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है। दूसरा ये कि जो अमेरिका में ट्रंप की जीत हुई है, उसको लेकर हिंदुत्व को का एक बड़ा जो तबका है, या आरएसएस में या बीजेपी में, वो बहुत उत्साहित है। वो उसको, जो वहाँ कंसोलिडेशन हुआ है रिलीजियस लेवल पर या धर्म के लेवल पर, उसको ये मानता है कि लोग अब ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज, नो माइनॉरिटीज। वो उसको, ट्रम्प की जीत को एंटी माइनॉरिटी मानते हैं। पूरा का पूरा जो एक संदेश है। इसीलिए जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उस नारे को बदल के योगी का नारा चल निकलता है, बटेंगे तो कटेंगे। इसका क्या मतलब है कि जो अब पूरा का पूरा, और उस पर संघ की मोहर, मतलब ये कि अब जो कौन डिक्टेट कर रहा है पूरी की पूरी फिलॉसफी को, बीजेपी की या संघ की। मतलब एक है तो सेफ है भी नहीं चल रहा है, जो मोदी जी ने अपना एक अमेंडमेंट दिया, सबका साथ सबका विकास का अमेंडमेंट उन्होंने दिया, एक है तो सेफ, पर ये तो कटेंगे तो बटेंगे बहुत ऑब्वियस।
बीजेपी का जो मैनिफेस्टो शाह साहब ने जारी किया, उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ट्रम्प की बात इसीलिए कही। हम्म उन्होंने कहा कि माइनर, एक तो ये कहा है कि एंटी कन्वर्शन लॉ को बहुत जबरदस्त तरीके से लाया जाएगा महाराष्ट्र में पहले ही दिन। हम्म स्ट्रिंजेंट एंटी कन्वर्शन लॉ, उसमें कड़े प्रावधान होंगे। आपने देखा कि कन्वर्शन को लेकर महाराष्ट्र में कई घटनाएं हुई है, पालघर हम्म वगैरह के जो किस्से हुए हैं आपने देखा होगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि नो रिलीजन बेस्ड कन्वर्शन, नो रिलीजन हम्म बेस्ड रिजर्वेशन इन हम्म जॉब्स एंड एजुकेशन। धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन भी नहीं देंगे, हम्म और एजुकेशन में भी देंगे, जॉब पर। उन्होंने फिर एक और चीज की, एक जो महत्वपूर्ण चीज है जिसको डिबेट में लाना चाहिए, बीजेपी विल नेवर गिव रिजर्वेशंस टू माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यकों को कभी रिजर्वेशन नहीं देगी बीजेपी, हम्म चाहे संसद में उसका एक सांसद हो और विधानसभा में एक एमएलए हो। इतना तक एक्सट्रीम वो हम्म पोस्चर उन्होंने लिया है शाह साहब ने, जो मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने कहा। ये बड़ा एक थोड़ा सा एक चेंज है जो मैं मानता हूँ पूरी की पूरी फिलॉसफी में जो मैं देख रहा हूँ। तो और इस नारे की जो स्वीकार्यता है कटेंगे तो बटेंगे की, हम्म ये अगर यूपी के 9 चुनाव में स्टेब्लिश हो जाती है और महाराष्ट्र और झारखंड में स्टेब्लिश हो जाती है, तो आप ये मानिए कि ये राष्ट्रीय नारा हो जाएगा, बीजेपी का मुख्य हम्म वो हो जाएगा। हम राहुल की बात कर रहे थे, हम फिर उस पे आते हैं कि राहुल ने या कांग्रेस ने कटेंगे तो बटेंगे का कोई जवाब नहीं दिया अभी तक, कि कोई तगड़ा जवाब दिया हो, वो तो कोई नारा दिया हो इसके विरोध में, कहा हो कि अगर बांटोगे तो हटोगे, इस तरह की कोई बात कही तो हो। कुछ नहीं, नागरिकों के स्तर पर प्रतिक्रिया है, पर पार्टी के स्तर पर इंडिया ब्लॉक की कोई प्रतिक्रिया नहीं, हम्म या कोई नारा नहीं है, या कोई चैलेंज नहीं किया है। दूसरा ये कि आपने इतना बड़ा वीडियो बनाया माधवी बुच को लेकर, अडानी को लेकर, हिंडनबर्ग को लेकर, पवन खेड़ा ने इतनी मेहनत की, महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। पूरी डिबेट्स में या पूरे चुनाव प्रचार में या बॉम्बे में भी कोई डिबेट में आया हो, उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल कहा खुला शिवसेना के उसमें घोषणा पत्र में कि एमवी आया तो हम धारावी का प्रोजेक्ट, जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसको खत्म कर देंगे और सरकार खुद करे। वो एक है कि हम अडानी को नहीं देंगे वो, पर इसकी कोई काट नहीं है, कटेंगे तो बटेंगे। और इसके विरोध में कोई उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या और भी कोई पार्टी हो, हिंदुत्ववादी पार्टी, उन्होंने कोई बहुत तगड़ा वो नहीं किया है, प्रतिरोध नहीं किया। कंक्लूजन ये है आशुतोष जी कि कांग्रेस की ताकत और इंडिया गठबंधन की एकता के लिहाज से महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, और इन नतीजों का जो प्रभाव है संसद में विपक्ष की एकता पर और ताकत पर भी पड़ेगा। और राहुल गांधी अब क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, लोगों की नजरें इस पर है। क्योंकि अब ऐसा नहीं हो जाए कि वो संसद को हवाले कर दें प्रियंका गांधी के ग्लैमर के, या उनकी उनकी वाक पटुता के आधार पर, और राहुल गांधी दिखने नहीं लगे, या दिखें तो भी ऐसा लगे कि दिख क्यों नहीं रहे हैं। तो लोगों की नजरें 23 तारीख के बाद राहुल गांधी को ढूंढेगी कि अब आपके पास क्या काम है। अब कोई यात्रा भी नहीं है, कोई चुनाव भी नहीं है, तो आप कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि कांग्रेस वैसी की वैसी खड़ी रहेगी।
इसके विपरीत जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से मजबूत हो रही है। तो उस स्थिति में राहुल की तरफ देखना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज की चर्चा इसी जी नोट पर हम खत्म करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।